अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुरुआत करते हैं चैंपियंस कप से, और चैंपियंस कप में पैंथर की टीम से कौन टकराएगा फैसला कल होगा जब मार्कोड्स और लायन की टीमें आमने सामने होंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी, रिपोर्ट आपने देखी शाहिद साहब, ये तो बड़ा ही अनफेयर हो गया क्योंकि जो आखिर में जिनके नाम लिए ये टीमें उन्हीं से पहचानी जा रही थी। तो या तो ये जो हम बात कर रहे थे शुरू से कि ये टाइम ही नहीं था कि आप वनडे कप कराते, अब जब आप करा रहे थे और आपने इसको खुद इतनी इंपॉर्टेंस दी थी तो एक दो मैचेस और भी खेल लेते प्लेयर्स, तो इससे क्या हो जाता। देर से सोचा उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना है, उन्होंने देर से सोचा कि नहीं, हमें तो इंग्लैंड से भी टेस्ट सीरीज खेलनी है। और हमें अभी पता चला है, अभी शेड्यूल तो अभी अनाउंस हुआ है, मुल्तान और रावलपिंडी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, टेस्ट मैचों के लिए तो हमें बहुत तैयारी करनी है और ये 7-8 दिन बड़े क्रूशल होंगे, इसलिए कि इन 7-8 दिनों की तैयारी से ही हम इंग्लैंड को हराने में कामयाब होंगे। तो बहुत देर से सोचा, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अब क्या किया जाए, ये एक तरह से आपने अपने टूर्नामेंट का मजा खराब कर लिया। और शुएब मलिक ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमें लेट बताया, हमें अपनी कॉम्बिनेशन चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। एक प्लेयर को हमने स्विट्जरलैंड से बुलाया, उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी चीजें ना, प्रॉब्लम ये है कि अब जब एक टीम में से आप बाबर निकाल देंगे, शान निकाल देंगे, तो फिर वो टीम की कंपोजिशन कैसे बनेगी। बाबर निकाल देने से को बड़ा फर्क पड़ा। शान का ऐसी परफॉर्मेंस थी नहीं, लेकिन स्टिल आप एक टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर देते हैं। बाबर ने ही उनको अच्छी फतुहा दिलवाई, एक सेंचुरी की, एक और बड़ा स्कोर किया, तो वो जितवा रहे थे। अब आपने उनको एकदम से निकाल लिया। लेकिन ठीक है, अब आप यही सोच रहे हैं तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने वालों को गौर करना पड़ेगा कि हमें कैसी प्लानिंग करें, पहले से हैप-हैज़र्ड ना करें, इसलिए कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी होता है वो भी फिर इन छोटे से लूप होल्स की वजह से, छोटी सी केओटिक चीज़ों की वजह से मुतासिर होता है। अभी तक जो आपने चैंपियंस कप देखा है उसमें आपको किन प्लेयर्स ने इम्प्रेस किया है, और आगे बिग गेम जो दो बाकी बचे हैं उसमें आपको क्या लगता है कौन से यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास शाइन करने का मौका है। प्लेयर्स तो वही हैं जो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल, उसमें रन्स बना रहे हैं। अच्छा होता ज़्यादा, और अब ज़ाहिर नदीम खान और ये सारे मेंटोर्स गौर करेंगे कि 11 में से कम एक इमर्जिंग प्लेयर होना चाहिए, जैसे हमारा पीएसएल में होता है। 1 से 2 अगर आप जूनियर प्लेयर खिलाएंगे तो उनको ग्रूम होने का मौका मिलेगा, इसलिए कि इतना मौका हमारे जूनियर्स के पास होता नहीं कि वो सीनियर्स के साथ खेल सके। आइडियली तो ये होना चाहिए कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले एक पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम और एक पाकिस्तान रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 12 रुकनी टीम, उनके 2, 3, 4 4-डे मैचेस होने चाहिए ताकि आपको टेस्ट सीरीज से तैयारी का मौका मिले। अभी इंडिया की टीम पहले भी मैंने बताया कि बांग्लादेश से खेल रही है, जिससे उनको कोई खौफ और खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी से मैचेस खिलवाए, दुलीप ट्रॉफी में खिलवाए, जिससे तैयारी हुई, फिर आगे के लिए उन्होंने टीम भी ऐसी स्ट्रांग बनाई। बिल्कुल, इस बार सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं बिकॉज दे नो कि आगे उनकी न्यूजीलैंड से और फिर ऑस्ट्रेलिया से बड़ी सीरीज है। हाँ, और वो तीसरी दफा मुसलसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, और इस दफा वो पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं। हाँ। उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप मिस किया, रनर्स अप रहे, T20 वर्ल्ड कप जीता, और अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 कोशिशों के बाद तीसरी कोशिश में पूरी जान लड़ा देंगे कि किसी तरह वो जीते। तो हमें भी अपनी अगर क्रिकेट को दुरुस्त खुतूत पर इस्तेमाल करना है तो इस तरह के छोटे छोटे माइनर लूप होल्स ना करें। और जहां तक इंप्रेस करने वाली बात है, उबैद शाह ऑलवेज, वो बहुत ही अच्छा बॉलर है, हुनैन भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन हुनैन को देखें अब हमारे मेडिकल वाले भी और डोमेस्टिक क्रिकेट वाले भी कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले शाहीन्स के साथ वो अनफिट हुआ, अभी चैंपियंस कप से पहले दोबारा अनफिट हुआ। वो बॉलर भी अच्छा है, वो हार्ड हिटिंग भी कर लेता है। उबैद शाह बहुत अच्छा बॉलर है, अली रजा बहुत अच्छा बॉलर है, अहमद दानियाल जाके मेलबर्न स्टार्स के साथ खेला, एक बिग बैच में आया, वो 2-3 मैच खेला, कम खेला। अहमद फिरदौन, इस टाइप का कुछ नाम है, फरीदून महमूद, वो खेला मेलबर्न स्टार से 2-1 मैच। तो लाहौर कलंदर की अगर मेलबर्न स्टार से एक अरेंजमेंट है तो कराची किंग्स और दूसरे भी जितनी भी फ्रेंचाइज है वो भी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैच से और यूएई की लीग से, साउथ अफ्रीका की लीग से कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमारे जूनियर प्लेयर को चाहे पैसे कम दें, लेकिन जाकर वहां खेलने से वहां बड़े प्लेयरों के साथ से एक्सपोजर। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बात हो गई वनडे कप के हवाले से। साथ साथ आप जल्दी से बढ़ते हैं, शाहिद साहब ने हिंदुस्तान का जिक्र किया है, तो कल से कानपुर टेस्ट भी शुरू हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट।
जी शाहिद साहब, काली मिट्टी बैट्समैन के लिए फ्रेंडली, तीसरे दिन से स्पिन का जोर थोड़ा लो हो जाएगा, बाउंस ये हम कानपुर टेस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इंडिया की इतनी क्वालिटी हो गई उनकी क्रिकेट की और उनकी टीम की कि उनको स्क्वायर टर्नर नहीं चाहिए। वो स्क्वायर टर्नर वो बनाते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दूसरी टीमों के खिलाफ अपने फास्ट बॉलर्स को भी पूरा मौका देते हैं, अपने बैट्समैनों को, सामने वाली टीम के बैट्समैनों को भी पूरा मौका देते हैं कि आओ दम में तो रन बनाओ, टॉस जीत के बैटिंग करो हमारे सामने और रन बनाओ। इंग्लैंड ने किया था एक टेस्ट मैच, लेकिन उसके बाद अगले चारों टेस्ट वो हार गए। तो इंडिया के पास इतनी बेसिस कवर है कि वो एक फास्ट बॉलर कम करके अक्षर पटेल या कुलदीप यादव को लेके आएंगे। और उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनके जो दो टॉप क्लास स्पिनर हैं, एक की जबरदस्त बैटिंग है, अश्विन की 6 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां रविंद्र जडेजा की, यानी उनके दोनों स्पिनर टॉप क्लास के ऑलराउंडर भी हैं। तो दोनों टेस्ट के 1 और 2 पर हैं इस वक्त रैंकिंग में भी। तो शायद साहब वही मैं कह रहा था कि अब चेंजेस इस कंडीशन के हिसाब से होंगे, क्योंकि चेन्नई की पिच में और कानपुर की पिच में फर्क है। कानपुर में थोड़ा तो स्पिन होता है, तो दोनों टीमों ने 3-3 पेसर्स खिलाए थे। मेरा ख्याल है अब दोनों एक एक कम करके स्पिनर ऐड करेंगे। तो शाकिब की उंगली का जो प्रॉब्लम था, क्या वो भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, खेलेगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही बैटिंग में। उससे बांग्लादेश को बहुत उम्मीद है, इसलिए कि वो एक बड़ा बैट्समैन है। वाइट बॉल में तो उसके रन्स आ रहे थे, लेकिन रेड बॉल में उसके रन्स नहीं आए। 2019 का वर्ल्ड कप उसका आउटस्टैंडिंग गया था, 600 प्लस उसने रन्स बनाए थे, लेकिन उसकी रेड बॉल में परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी डिप आया है। इसलिए कि अब वो उसको एक तशवीश ये भी थी कि वो मैं बांग्लादेश नहीं जा सकूंगा। अब वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको पूरी एश्योरेंस दी है कि नहीं, आप आके बांग्लादेश में आकर खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका से उनकी टेस्ट सीरीज है, तो वो एक फैक्टर, थोड़ी सी परेशानी दूर हुई होगी। कानपुर में थोड़ी मट्टी उड़ती है, थोड़ा एटमॉस्फेयर भी थोड़ा गदला सा होता है, तो वो उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन कानपुर में भी अगेन इंडिया की बेसिस इतनी कवर है कि वो आराम से टेस्ट मैच जीतेंगे। यहाँ पे आखिरी टेस्ट मैच हुआ था 2021 में न्यूजीलैंड और इंडिया का, जो 5वें दिन तक गया था और ड्रॉ किया था। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा खेला था, उसमें भी 3 स्पिनर थे इंडिया के पास और तीसरे अक्सर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। बांग्लादेश की टीम में वो क्वालिटी नहीं है जो कि न्यूजीलैंड ने नीचे आके, रॉड लेथम है उनके पास, बहुत अच्छा प्लेयर है, केन विलियमसन ने, इन लोगों ने रन्स बनाए और जाके फिर टेस्ट मैच ड्रॉ किया। तो बांग्लादेश के पास वो क्वालिटी नहीं है। हाँ, लिटन दास पहला टेस्ट इतना अच्छा नहीं किया, मेहदी हसन मिराज का भी इतना अच्छा, बैटिंग वाइज भी इतना अच्छा नहीं किया। तो इन 2-3 प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में किया। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में और इंडिया की बॉलिंग में बहुत फर्क है, वहाँ की कंडीशंस में बहुत। एवरेज स्कोर हियर इज 370। जो पहले बैटिंग करेगी वो लंबा स्कोर करेगी। इंडिया ने अगर टॉस नहीं भी जीता तो अपने कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर के जरिए। बुमराह को खेलना पहले दिन वो भी एक बड़ा मुश्किल होता है कि अगर बाउंस और कैरी होता है तो वो उड़ा देता है। अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद, क्योंकि जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है ना, तो ये सवाल थोड़े से पीछे चले जाते हैं। हमारे यहाँ बाबर परफॉर्म नहीं करता तो बहुत जल्दी ये सवाल आते हैं, क्योंकि आपका मेन प्लेयर है, करना पड़ेगा। वहाँ पे अभी देखें आप, विराट कोहली उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं जा रही है। वो जब उनकी बुरी फॉर्म भी थी तब भी 40-50 कर लेते थे, लेकिन उनकी भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं है। उनके जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई उसमें टोटल 58 रन्स थे। इन दोनों इनिंग्स को मिला लें टेस्ट की तो 23 रन ही जोड़ पाए हैं। तो उनके पास और बहुत सारे सहारे हैं जिनके ऊपर वो तकिया कर सकते हैं। रोहित शर्मा भी नहीं चला, लेकिन जायसवाल उनके पास जबरदस्त प्लेयर आया जो टेस्ट मैच में, जिसकी 2 डबल 100 एक ही सीरीज में। उस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 5 टेस्ट मैचेस में 26 छक्के लगा दिए। 26 छक्कों का मतलब है टोटल डोमिनेशन ऑन ओपोनेंट्स बॉलिंग। वो इस तरह की बैटिंग करता है। फिर उनके पास केएल राहुल है, वो भी पहले टेस्ट मैच में नहीं चला। पंत जैसा जबरदस्त प्लेयर जिसको उन्होंने प्रमोट किया 5वें नंबर पे, और उसने आके ये जाहिर किया, वो 2-2.5 साल 3 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसने वो आया और उसने कहा कि मैं तो इसी से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी सबसे जबरदस्त फॉर्मेट है। ऐसी डैशिंग सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल पहले इनिंग में 0 पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग में सेंचुरी कर दी। और उनके पास डेप्थ इतनी है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, उनको हराना बहुत मुश्किल है। होम पे हराना तो बहुत ही, कोई तगड़ी टीम आएगी तो वही हरा सकती है। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं में भी राइट था।
Glad to have you back once again to Sports Room. बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब बढ़ते हैं कौमी खेल हॉकी की तरफ। और कौमी हॉकी टीम के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मोहम्मद सुफियान खान को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने FIH राइजिंग स्टार 2024 के लिए नामजद कर लिया है। और सुफियान इस वक्त हमारे साथ हैं। सुफियान, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको FIH के राइजिंग स्टार प्लेयर के लिए नॉमिनेट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं स्टार राइजिंग ऑफ द ईयर के लिए मुंतखब हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी मेहनत है और मेरी अम्मी अब्बू की दुआएं है और पूरे कौम की दुआ है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी अच्छा करूँ अपने मुल्क के लिए और मुल्क का नाम रोशन करूँ। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन पाकिस्तान को मिली, उसमें भी आपका बड़ा अहम किरदार रहा। कितना मुश्किल था, कैसा सोचा था, कैसा प्लान किया था इसको? और भारत से जो हम बार बार हार जाते हैं, क्या कोई दबाव होता है? जी बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपने मुल्क के लिए हर टाइम ऐसे वक्त पे गोल करता हूँ जहाँ पे जरूरत होती है गोल की। तो इंशाल्लाह हम मजीद कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के लिए इससे अच्छा करें और भी अच्छा करें। और जिस तरह आप कह रहे कि आपने टीम को जितवाया, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक टीम के एक स्ट्रक्चर जो हमें कोच देता है, एक प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक अगर हम चलते तो फिर ज़ाहिरी बात है हम जीत जाते। उसमें अगर उस बीच में कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस वजह से फिर हम मैच लूज भी करते। तो इसमें अगर आप देखा जाए इसमें कोच का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कोच बड़ा मेहनत करके जाते हैं हम यहाँ से। और हमें उम्मीद तो थी कि हम इंशाल्लाह विकेट स्टैंड पर आएंगे, बल्कि हम चाहते थे कि हम इससे भी अच्छे आ जाए पोजीशन पे। मतलब हम समझ रहे थे कि इंशाल्लाह हम फर्स्ट सेकंड पे कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम विकेट स्टैंड पर आए। तो हम इंशाल्लाह मजीद चाहते हैं कि हम इससे भी अच्छा करें अपने मुल्क के लिए और भी अपने मुल्क के लिए मेडल ला सके। बिल्कुल आपने सही कहा। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली नहीं, चलो भारत से मुकाबला था, दूसरी पोजीशन तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन टीम में एक स्पार्क नजर आया। आपको क्या लगता है क्या करना होगा कि इसमें मजीद बेहतरी आए? जी बिल्कुल ऐसा ही, ये टीम बहुत अच्छी के लिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी में। और अगर आप देखे जाए पीछे से अजलान शाह में अगर आप देखा जाए, उसके बाद पोलैंड में, और ये एशियन चैंपियन ट्रॉफी जिसमें हम फिर ब्रॉन्ज मेडल आए, अजलान शाह में हम सिल्वर मेडल आए थे। तो ये एक मतलब आप समझो कि ये एक टीम बनी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ कोचेस का बड़ा हाथ होता है, जो मतलब समझ रहे हो कि एक प्लान होता है, एक मेहनत होती है इसके पीछे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इससे अच्छा हम कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखा जाए इंडिया इस टाइम ब्रॉन्ज मेडल है एशिया में। तो वो ये है कि उसको तकरीबन साल में मिलती है तकरीबन 60 से 70 मैचेस मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे, इतना मैचेस मिलेंगे, तो जाहिर बात है हम इससे भी अच्छे बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें हुकूमत सपोर्ट करे, हमें मैचेस दिलाए और साल में तकरीबन 60-70 मैचेस होने चाहिए। तो इंशाल्लाह टीम और अच्छी हो सकती है, जिस तरह हमारा पहला हॉकी का एक नाम था, एक मुकाम था। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर वही स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं, विकेट स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं वर्ल्ड में, ओलंपिक्स में। तो बस ये है कि थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमें हुकूमत की, और इंशाल्लाह हम करेंगे। ज्ञान साथ ही रहिएगा। शायद साहब बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं ये, मतलब ये कोई ऐसी अनफेयर बात नहीं कर रहे। अगर प्लेयर अपने फ्यूचर के लिए जॉब सिक्योरिटी चाहता है, फाइनेंशियल थोड़ा सा वो चाहता है, और साथ में अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमें अगर अच्छे मुकाबले मिले, अच्छे मैचेस मिले, तो हम किसी भी इवेंट के विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं। देखिए मुल्की हालात बेहतर होंगे, मईशत बेहतर होगी, जिसके के मस्बत इशारे मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क सही समत की तरफ चले, मईशत बेहतर हो, तो फिर दूसरी चीजें भी बेहतर होंगी। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर पाकिस्तान में पैसा आएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम लोन भी ना लें, तो फिर हमारे स्पोर्ट्स को भी, स्पोर्ट्स फेडरेशनों को भी ग्रांट मिलेगी, पैसे मिलेंगे। मिलती रही है हॉकी को, लेकिन हॉकी में दुरुस्त जगहों पे खर्च नहीं हुई। अब आप यही देखें कि आज की खबर यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन को 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जबकि सदर साहब और सेक्रेटरी साहब घूम फिर के आ गए, हॉलैंड भी, मलेशिया भी, और ठीक ठाक पैसे खर्च। तो सही जगह पे खर्च करें। अल्लाह करे जब पैसा आएगा, जब कामयाबी मिलेगी, तो
تو صدر اور سیکرٹری باہر ہی رہیں, پاکستان میں نہ رہیں, باہر ہی رہیں, گھومتے رہیں, ہر ٹیم کے ساتھ جائیں, لیکن کامیابی تو آئے, پیسے تو آئیں, اس کے بعد پھر آپ ٹریول کریں. لون لے کر کور نہ کریں کہ جی لون لے کر ہم چائنا بھیج رہے ہیں. جب آپ لون لے کر چائنا بھیج رہے ہیں تو ارباب اختیار صدر اور سیکرٹری کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کو نہیں گھومنا چاہیے. وقت آئے گا, ان کا وقت آئے گا, ان کو بھی گھومنے کا موقع ملے گا. گھومیں پھریں, ٹیم جب وکٹری سٹینڈ پہ آئے گی تو صدر اور سیکرٹری زیادہ تر دوروں پہ جائیں. لیکن جب ٹیم کے ریزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, تو آپ کو اپنے بجٹ بھی کرٹیل کرنے. اچھا شاہد بھائی, آخری ایک سوال پھر وائنڈ اپ کا کیونکہ ٹائم آ گیا ہے, تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کی آزادی سے لے کے 2008 تک جتنا فنڈ ملا ہے, 2008 سے 2024 میں اس سے زیادہ مل گیا ہے, تو پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں؟ فنڈ ملا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم وہ کلپ بھی نکالیں گے. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ 1 ارب 30 کروڑ روپے گورنمنٹ نے گرانٹ دیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, جو اس وقت کے پھر سیکرٹری نے فوراً آگے تھوڑے عرصے بعد, 1 سال بعد, ظاہر جب تک وہ پیسے یوز کر لیے انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات پر, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ نہیں ملے تھے, ہمیں 90 کروڑ ملے تھے. بھائی 90 کروڑ ملے تھے تو 90 کروڑ اگر 2008 یا 2009 میں ملے تھے تو وہ کہاں گئے, کیوں ہاکی پہ خرچ نہیں ہوئے؟ صحیح بات ہے. سفیان, آپ کو بھی بہت بہت بیسٹ آف لک. جو یہ نامینیشن ہے پاکستان کے لیے بڑی فخر کی, بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.